मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को हॉर्मुज खोलने और फंसे मालवाहक जहाजों को खाड़ी से निकालने के अपने अभियान को 24 घंटे में ही रोकना पड़ा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कोई कूटनीतिक हल जल्द निकल सकता है? एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में अचानक क्यों तनाव और बढ़ गया है। वहीं दोनों देशों के बीच में विक्ट्री डे सीज फायर को लेकर क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर लेकर जाएंगे भारत और वियतनाम। पीएम और वियतनाम के राष्ट्रपति की बैठक के बाद बड़े समझौते, वित्त, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। अमेरिका ईरान समझौते की संभावनाओं के बीच ट्रंप का बयान, कहा समझौते से खत्म हो सकती है जंग, हट सकती है हॉर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी, समझौता न होने पर भीषण बमबारी की दी धमकी। शांति समझौते से चंद कदम दूर अमेरिका और ईरान, 14 सूत्रीय ज्ञापन पर जल्द बन सकती है सहमति। लंबे समय के लिए परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा ईरान, हटेंगे अमेरिकी प्रतिबंध, खुलेगा हॉर्मुज। हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी आक्रामकता में आई कमी, ट्रंप ने जहाजों को निकालने का मिशन रोकने का किया ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने किए थे हमले। दो दिन के एकतरफा सीज फायर के ऐलान के बाद यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले, 5 क्षेत्रों को बनाया निशाना, 27 लोगों की मौत। ज़ेलेंस्की ने हमलों को बताया सनक, बेवकूफी भरा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में महत्वपूर्ण बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में फैसला हुआ कि डिजिटल तकनीक, रेयर अर्थ, पर्यटन और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में सहयोग बढ़ाया जाएगा। पीएम ने घोषणा की कि भारत चंपा सभ्यता से जुड़ी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा। दोनों देश 16 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 25 अरब डॉलर के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भुगतान प्रणाली और डिजिटल पेमेंट नवाचार में सहयोग का निर्णय लिया गया। साथ ही क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कोड इंटर अप्रूवेबिलिटी से जुड़े सहमति पत्र का आदान प्रदान किया गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ज्ञान भारतम मिशन के तहत साझा प्रोजेक्ट, मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी के बीच स्थानीय निकाय संबंधी सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का भी आदान प्रदान किया गया। पीएम ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार जताया। आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। और आइए अब अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के अमेरिकी नौसेना के अभियान ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक क्यों रोक दिया? क्या ट्रंप ईरान की चौंकाने वाली रणनीति के आगे झुक गए या अमेरिका को ईरान से किसी बड़े समझौते का संकेत मिला है? दोनों ओर से आ रहे बयान इसको लेकर क्या कहते हैं? आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं
और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिका पिछले कई हफ्तों से ईरान के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी कर बैठा हुआ है, लेकिन ईरानी दांव के चलते उसे बड़ी सफलता नहीं मिली तो तेल आपूर्ति के इस महत्वपूर्ण रास्ते में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अपने भारी भरकम विध्वंसक जहाजों के जरिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया। यह अभियान 2 दिनों तक चलाया गया, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फिलहाल रोक देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोमवार को 2 जबकि मंगलवार को सिर्फ 1 जहाज ही निकाले जा सके। इस दौरान अमेरिका ने 7 ईरानी नावों को डुबोने और जबकि ईरान ने अमेरिकी जहाज की ओर मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये विराम थोड़े समय के लिए रहेगा ताकि ये देखा जा सके कि ईरान के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के इस कदम को अपनी बड़ी जीत बताते हुए उन पर अपने अभियान की विफलता को छुपाने का आरोप लगाया। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए 1 पेज के समझौता ज्ञापन पर सहमति के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसमें विस्तृत परमाणु वार्ता के लिए रूपरेखा तैयार करना भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में ईरान इसका जवाब दे सकता है। हालांकि अब तक किसी मुद्दे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों पक्ष पहली बार समझौते के इतने करीब पहुंचे हैं। 1 पेज के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और कई ईरानी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष और मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत चल रही है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के फ्रीज हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम कार्यक्रम को रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। इसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बातचीत चल रही है। इस बीच चीन ने कहा कि युद्ध को रोकना जरूरी हो गया है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ मुलाकात के बाद चीन ने कहा कि ये रास्ता दुनिया के तेल कारोबार के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहाँ जारी तनाव से वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वहीं अराक्ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी करेगा जो सबके हित में होगा। उधर ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी UKMTA के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद अब तक 26 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। एजेंसी का कहना है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से कुल 46 घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। होर्मुज में आज एक फ्रांसीसी जहाज पर भी हमले की खबर है। और इस अपडेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार तिरगुणायत, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, दरअसल ये पूरा जो मामला है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं, बयान कुछ आ रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्यों अमेरिका ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था उसमें 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में ही इसको रोक दिया? क्यों, क्या कुछ ऐसा हो गया? देखिए, ऐसा है कि एक तो चीज़ें जो खबरें मीडिया में आती हैं वो कुछ हद तक सच होती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ बनावटी भी है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी बड़ा चलता है और दोनों तरफ से काफ़ी स्ट्रांगली हो रहा है। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही साइड कोशिश ये कर रही हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए ताकि ये सीज फायर फुल्ली कन्वर्ट हो जाए एक तरह से किसी एग्रीमेंट में। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी यही चाहते हैं और ईरानियन साइड भी चाहती है, लेकिन दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे थे अब तक। तो अब जो 14 पॉइंट का जो प्लान है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो 2 या 3 फेज के अंदर उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो जहां तक बात है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि एक तो युद्ध रुक जाए और दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है नेविगेशन नॉर्मल हो जाए, ताकि जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली है। और इसमें सारी दुनिया के मुल्क, चाहे वो रशिया है, चाहे चीन है, भारत है, सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि ये सबके ऊपर इसका असर काफी बड़ी हद तक पड़ रहा है। तो आज जो है काफी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच मैसेज था उससे साफ लगता है कि ये जो उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू करेंगे, और ये देखिए कि वो कहाँ पर, वहां पर काफी सारी जो छोटा सा नैरो स्ट्रेट है उसके अंदर माइनिंग भी हो चुकी है। दूसरी चीज यह है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योर करने को भी तैयार नहीं है, भले ही आप कुछ फौजी दस्ते लगा दें उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो
शिप्स जो हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि ईरान भी अटैक कर रहा है उसके ऊपर में और उसके थ्रू जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भले ये कहा कि पाकिस्तान के कहने पर या जिस तरह से भी हो, क्योंकि अगर वो फोर्सिबली लाते हैं तो इसका मतलब है कि लड़ाई जरूर और बढ़ जाती है आगे। तो इसीलिए कोशिश ये है कि किसी तरह इसको अंडर द रडार रखा जाए, ताकि जो भी बातें हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन के थ्रू जरिया हो। चीन भी ईरान के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि किसी तरह से ये बात आगे बढ़े और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको रोका जा सके। अनिल जी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की ओर से अच्छे संकेत आए हैं समझौते को लेकर के, बातचीत को लेकर के, तो क्या ये माना जाए कि ईरान कहीं ना कहीं अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने को लेकर के तैयार हो गया है, जो अमेरिका की पहली शर्त थी? हाँ, देखिए, अगर आप ये देखें जो 27 फरवरी तक जो नेगोशिएशन चल रहे थे उसमें ईरान पहली बार बहुत सारी चीजों के लिए एग्री हो गया था, और उसमें यह था कि वो सिविल न्यूक्लियर जो उनके अलाउड है एनपीटी के अंदर में, उसके अंदर उतना ही एनरिचमेंट करेगा 3.65% या जो भी। और अगर मतलब जो उनका 440 किलोग्राम है उसके बारे में बातचीत चल रही है। एक बार रशिया ने भी एग्री किया था कि हम इसको रख सकते हैं अगर जरूरत है तो। एक सिचुएशन वहां तक ये भी आ गई थी कि आईएईए का री इंस्पेक्शन पूरी तरह से हो, और उसमें उन्होंने ये भी एग्री किया था पिछली बार जो खबरें आई हैं कि इवन अमेरिकन कैन बी इन्वॉल्व। तो मैं समझता हूँ जहां तक न्यूक्लियर डील की बात है वहां तो इनका 90% एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ रखा है 27 फरवरी से, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन ये है कि ईरान भी सोचता है कि वो एक जीतने वाली अवस्था में एक तरह से है, मतलब जैसा भी आप कहें किस तरह की जीत साइकोलॉजिकल भी होती है, तो उसमें वो जितना मैक्सिमम माइलेज ले सकते हैं वो तभी हो सकता है जब सारा उनके फ्रोजन एक्सेस रिलीज हो जाए या सैंक्शंस लिफ्ट हो, तो कभी क्विड प्रो को दोनों तरफ से होगा। तो जब गिव एंड टेक होगा तभी ये इस तरह का एग्रीमेंट आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक बातें जो न्यूज आ रही है उससे तो ये लगता है कि दोनों के बीच में काफी कुछ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई है। अनिल जी, अभी अभी कुछ देर पहले एक प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया है सोशल मीडिया के मार्फत। वो कहते हैं कि हॉर्मुज खोलो नहीं तो और बमबारी होगी। तो क्या कुछ आप कहेंगे ये हॉर्मुज को खोलने को लेकर के, किस तरह से ये खुल सकती है? क्या कुछ इसको लेकर के बातचीत आपको लगता है कि आगे बढ़ी होगी? देखिए, बात यह है कि वो तो इनका एक मेन पॉइंट है, वो ये सोच रहे हैं दोनों साइड एक्चुअली हॉर्मुज को लेकर के कि इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट है, सबके ऊपर, सब देशों के ऊपर इम्पैक्ट है। तो वो सोचते हैं कि सिंस इट्स ए ग्लोबल कंसर्न तो इसके बारे में बातचीत किया जा सके और उसको एक इशू बनाया जा सके। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मैंने जैसे कहा आपको कि वो एक तरह से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन करते हैं हर चीज के, उसमें बाद में ही टेपर्स डाउन। तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कि ये नहीं होगा तो फिर थ्रेट कर रहे हैं उनको कि हम ये करेंगे, इस तरह का वॉर होगा। लेकिन दोनों ही साइड बातचीत कर रही हैं, और मैंने ये देखा है कि जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं दोनों तरफ से, अगर आप उनको साथ साथ रख के देखें तो चांसेस ये है कि किसी ना किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग एक हो गई है और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अंतिम सवाल सर, संक्षेप में थोड़ा बताइएगा। अब अगर ये मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियर को लेकर के कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसके बाद जब हॉर्मुज खुलेगी तो क्या अब हॉर्मुज प्री वॉर कंडीशन में खुल पाएगी? जिस तरह से ईरान लगातार बयान दे रहा है, ईरान की संसद में एक इसको लेकर के प्रस्ताव भी पारित हुआ है। देखिए, ईरान ने, जो आप जानते हैं कि 27 फरवरी से पहले तो ये हॉर्मुज खुला ही हुआ था, सारी दुनिया भर के शिप्स आ जा रहे थे उसके अंदर में। उसके बाद जब ये 28 फरवरी से लड़ाई हुई तो उसके बाद में ईरान ने शुरू से कह रहा है कि अगर ये होगा तो हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। वो एक तरह से उनका एक न्यूक्लियर वेपन है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है ऑल्टरनेट सोर्सेज के लिए ऊपर बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ को भी इन्वोक कर रहे हैं कि भाई उसके अंतर्गत ये एक नॉर्मल स्ट्रेट है, तो इसमें जो इनोसेंट पैसेज है, जो कमर्शियल शिपिंग है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ईरान चाहता है कि रिपेयरेशंस हो, रिपेयरेशंस के लिए वो कहता है, उसको उस तरह काउच कर रहा है कि वहां पर जो $2 मिलियन पर शिप लगे या जो भी कुछ हो, उसके ऊपर एक गेट फी काइंड ऑफ थिंग वो लगाना चाहते हैं उसके ऊपर में। अब ये निगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था एक बार कि भाई हमें क्यों ना मिले वो फीस। तो सिचुएशन ये है कि दोनों साइड इस वक्त वे कर रही हैं, और ये एक तरह का मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन के लिए और एडवांटेज के लिए ये बात को आगे रखा जा रहा है। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है?
ऐसा कुछ। एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में विक्ट्री डे सीज फायर को लेकर अच्छी खबर आई तो रूस के ऊपर यूक्रेन पर बड़ा हमला करने का आरोप लग गया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में पिछले 2 दिनों में यूक्रेन में 27 लोग मारे गए हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसको लेकर काफ़ी बौखलाए हुए हैं और रूस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में विक्ट्री डे सीज फायर को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पुतिन को सिर्फ सैन्य परेड की परवाह है, इंसानों की नहीं। यह आरोप है यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा का। पिछले 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में नए और अलग तरह के संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी। दोनों देशों ने अलग अलग समय पर सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही भारी खून खराबे ने स्थिति को पटरी पर लाने के बजाय और बिगाड़ दिया है। यूक्रेन बिफरा हुआ है कि रूस ने हमारी दरियादिली का जरा भी सम्मान नहीं किया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के अनुरोध पर बुधवार की रात से सीजफायर लागू करने का फैसला किया गया था, लेकिन रूस ने खार्किव समेत दूसरे स्थानों पर हमला कर इसका घोर उल्लंघन किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि रूस के इस कदम से पता चलता है कि उसने शांति को नकार दिया है और 9 मई को युद्ध विराम के लिए उसकी झूठी अपील का कूटनीति से कोई लेना देना नहीं है। रूस ने विक्ट्री डे की वर्षगांठ से पहले यूक्रेन पर शुक्रवार और शनिवार को किसी तरह का हमला नहीं करने का ऐलान किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि इस दौरान मॉस्को में होने वाले समारोहों को निशाना बनाया गया तो कीव को बख्शा नहीं जाएगा। इसके जवाब में यूक्रेन ने बुधवार आधी रात से अनिश्चितकालीन समय के लिए युद्ध विराम का अपना प्रस्ताव रखा और रूस से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया। साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि किसी भी आक्रामकता का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मंगलवार शाम से ही हमले शुरू कर दिए थे और यह सिलसिला सुबह तक जारी रहा। इस दौरान 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1 क्रूज मिसाइल और 108 ड्रोन दागे गए। 7 रिहायशी इमारतें रूसी हमले की जद में आईं। वहीं मंगलवार को रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में एक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में रूसी हमलों में अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि क्रेमलिन ने कीव द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ 9 मई को होने वाले हमलों को रोकने की ही मांग की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार आधी रात से 53 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यह आंकड़ा पिछले दिनों की तुलना में काफी कम है। विक्ट्री डे रूस के लिए सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और इतिहास से जुड़ा बेहद अहम दिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941-45 के ग्रेट पैट्रियट वार में सोवियत संघ ने करीब 2.7 करोड़ लोगों को खोया था। यही वजह है कि यह दिन रूस के लिए सामूहिक स्मृति और देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। पुतिन के 26 वर्षों के शासनकाल के दौरान इस समारोह को खूब लोकप्रियता मिली है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर तक बड़े हमले किए। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने समारोह में अपने आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मॉस्को में इंटरनेट पर भी नकेल कसी गई है। अनिल कुमार तिरगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, ये जो रूस यूक्रेन के फ्रंट पे चल रहा है, जिस तरह से वहाँ पर सीज फायर की घोषणा हुई और यूक्रेन का ये आरोप है कि रूस लगातार हमले अब भी कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है और प्रेसिडेंट पुतिन ने, चूंकि इस वक्त मई 9 को जैसा विक्ट्री डे परेड होती है और एक बहुत बड़ा समारोह होता है वहां पर, और उसमें यूक्रेन और रशिया दोनों, जो आज की डेट में यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन 1941 से 45 के बीच में वो सब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे,
सबने उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों को खोया है। तो एक तरह से ये मैं समझता हूं कि जॉइंट सेलिब्रेशन होना चाहिए था दोनों देशों के बीच में इस तरह की बात को, लेकिन जिस हद तक एक दूसरे के प्रति मैं समझता हूं कि घृणा है या जिस तरह का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लोग सोचते हैं इस सिचुएशन में, उसको लेने की कोशिश की गई है और दोनों तरफ से ही अटैक हुए हैं। अब आप जानते हैं कि मिस्टर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनके पास में अच्छे बड़े ड्रोन्स हैं, काफी दूर तक अंदर रशिया के अंदर 1000 किलोमीटर तक का उन्होंने अटैक किया है उनके रिफाइनरीज के ऊपर में, और रिटेलिएशन में रशिया ने भी किया। तो दोनों तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ज्यादा हो रही है और कोई इस वजह से उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। और जो सीज फायर की बात थी या जो जिस तरह का पीस डील की बात हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, अब उसके ऊपर कोई ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा ध्यान इस वक्त में जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ है। हालांकि उन्होंने अभी रशिया से प्रेसिडेंट से बात की है, दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके बीच में भी बातचीत हुई है कि किस तरह इसको रोका जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जब तक किसी तरह की पीस डील नहीं होती, जब तक किस तरह की प्रॉपर सिग्निफिकेंटली दोनों के बीच में बात नहीं होती, तो तब तक ये खाली स्टेटमेंट्स ही रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि मई 9 को शायद है कुछ एक दिन के लिए शांति बरकरार रहे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों की फोर्सेस हैं और आजकल ये बड़ा टेक्नोलॉजिकली डोमेन में चला गया है, लाइक ड्रोन्स का, मिसाइल्स का और आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब चल रहा है, नई तरह की चीजें। तो दोनों तरफ से ही मैं समझता हूँ अटैक्स हो रहे हैं और ये एक बड़ा सिचुएशन है जिसमें कहना आवश्यक है कि इसको रोकना चाहिए, लेकिन कैसे रोकेगा उसके बारे में बड़ी मैं समझता हूँ दुविधा है दोनों साइड में। सर, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हालांकि ये युद्ध जो है ये काफी भीषण ये बना हुआ है, लेकिन अगर 9 मई को कुछ इस तरह की घटना घटती है तो क्या और तनाव वहां पर बढ़ सकता है? किस तरह के हालात उसके बाद बन सकते हैं? क्यों ये काफी इसको लेकर के चिंतित है दुनिया? देखिए, चूंकि 9 मई को प्रेसिडेंट पुतिन ने काफी सारे देश के लीडर्स को बुलाया है, इंक्लूडिंग चाइनीज लीडर्स एंड सेवरल ऑफ देम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अदर प्लेसेस। तो अगर मान लीजिए वो लीडर्स वहां आते हैं, परेड होती है और उस वक्त में उसके ऊपर अटैक होता है, तो नेचुरली है कि रशिया उसको उसने थ्रेटन भी किया है और उसको बड़ी पूरी तरह से काफी उसका एस्केलेट हो सकता है लड़ाई का। लेकिन आशा यही करनी चाहिए कि कोई ये इस तरह की बात ना हो ताकि शांति से निकल जाए और जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह से इसका हल निकाला जा सके। 4 साल से ऊपर इस लड़ाई को हो गए, सारी दुनिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इस वक्त दूसरी लड़ाई ईरान वाली है, अगर वो भी नहीं रुकती है तो आप ये सोच लीजिए कि एक तरह का बहुत तनावपूर्ण स्थिति में दुनिया इस वक्त चल रही है। सर, एक सवाल हमारे दर्शक और जानना चाहते होंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसमें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप चुनकर अमेरिका में आए थे तो उसके बाद जिस तरह से यूक्रेन को लेकर के नीति बदली थी तो ये माना जा रहा था कि यूक्रेन शायद कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन यूक्रेन जिस तरह की जवाबी कार्रवाई कर रहा है या यूक्रेन जिस तरह से डटा हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूक्रेन का भी अपना मानना है कि हम अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंट्री है। अगर आप ये देखें कि पहले 99 से पहले तो ये सारे 91 से पहले तो ये सारे कंट्रीज जो थे एक साथ थे सोवियत यूनियन के अंदर, तो कहीं पे फैक्ट्रीज थी, कहीं के ऊपर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। अभी इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए हैं उसके बाद में, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में भी उनकी जो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं जो सोवियत टाइम्स की हैं, उसको इन्होंने और आगे बढ़ाया है। ठीक है सर। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए हैं इनके बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये रहेगा तब तक समस्या हटना बड़ा मुश्किल है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रिटेन में गुरुवार को होने वाले स्थानीय चुनाव प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए मुसीबत बन गए हैं। खराब अर्थव्यवस्था, विवादित फैसले और जनता की नाराजगी के कारण उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है। माना जा रहा है कि लेबर पार्टी को इन चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है, जिससे स्टारमर को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। वहीं स्थानीय चुनाव में राजनीतिक विद्रोही दल रिफॉर्म यूके को भारी बढ़त मिलने की संभावना है।
अमेरिका ने अपने राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से राजनयिक संपर्क की जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को सौंप दी जाएगी। अमेरिका ने इस फैसले से दुनिया को साफ संदेश दिया है कि वह अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अफ्रीका के लेक चाड क्षेत्र में प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम के आतंकियों ने एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें 23 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। मंगलवार को चाड के सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस हमले की जानकारी दी। इलाके को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। चाड के राष्ट्रपति महामहिम इद्रिस डेबी ने इस हमले की निंदा की है। ईरान की राजधानी तेहरान के पास अंदिशेह कस्बे में स्थित एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। सरकारी टीवी चैनल ने बुधवार को ये जानकारी दी। टेलीविजन फुटेज में दमकल कर्मियों को आग की लपटों से जूझते हुए दिखाया गया, जबकि बहुमंजिला इमारत से काले धुएं के बड़े गुबार उठ रहे थे। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्पेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केप वर्डे के पास फंसे क्रूज शिप एमवी होडियंस को अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया है। इस जहाज पर हंटा वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ ने स्पेन से जहाज को सुरक्षित रूप से कैनरी आइलैंड्स लाने की अपील की है। यह कदम संक्रमण फैलने से बचने के लिए उठाया गया है। जहाज पर 23 देशों के लगभग 149 लोग सवार हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल से गाजा जा रही एक जहाजी बेड़े से पकड़े गए 2 कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया है और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल को ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के सदस्य सैफ अबू केशेक और थियागो डी अविला को तुरंत और बिना शर्त रिहा करना चाहिए, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और इजरायल लाया गया, जहां उन्हें बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा गया है।